वेलकम टू हेल्थ सीजीओ। रिस्क मैनेजमेंट, खतरात को मैनेज करना, कम करना, ये रिस्क मैनेजमेंट कहलाता है। इस लेक्चर में तमाम तर खतरात को डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा और इन खतरात को कम करने के लिए क्या मंसूबा बंदी की जाती है, ये सारी डिटेल भी इसी लेक्चर में जानने की कोशिश की जाएगी। व्हाट इज अ हैजर्ड? खतरा क्या है? हैजर्ड के बारे में मजीद डिटेल के साथ जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। एनीथिंग और एनी कंडीशन विच हैज द पोटेंशियल टू काज इंजरी और हार्म टू हेल्थ इज कॉल्ड हैजर्ड। कोई भी ऐसी चीज या फिर कोई भी ऐसी हालत जो कि इंसानी सेहत को चोट पहुंचाए या फिर इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाए, इसको हैजर्ड यानी कि खतरा कहा जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर सबसे पहले नंबर पर है नॉइज यानी कि शोर। अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर हर वक्त शोर रहता है, तो इस नॉइज यानी कि शोर से आपकी कंडीशन और आपकी सेहत खराब हो सकती है। दूसरे नंबर पर है एयरबॉर्न कंटेमिनेंट्स। हवा के जरिए किसी एक शख्स के जरासीम दूसरे शख्स में मुंतकिल होना और उस सेहतमंद शख्स को कोई बीमारी लग जाना, ये भी हैजर्ड है। तीसरे नंबर पर है मूविंग व्हीकल्स। किसी भी गाड़ी में सफर करना, और अगर आप सफर के दौरान बीमार हो जाते हैं या फिर आपको पहले से सफर की आदत नहीं होती, तो ये भी सब हैजर्ड की ही किस्म है। नंबर 4, मैनुअल हैंडलिंग। सामान को, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करना, जो कि बहुत ही ज्यादा ज़हनी परेशानी होती है, ये सब भी हैजर्ड कहलाता है। नंबर 5, स्पिल्स। किसी भी चीज का खो जाना, किसी भी चीज का बिखर जाना, ये भी हैजर्ड में ही आएगा। नंबर 6, नेकेड फ्लेम्स। आग से इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचना या फिर आग से खौफ आना, ये सब भी हैजर्ड है। व्हाट इज अ रिस्क? रिस्क को भी उर्दू ज़बान में खतरा ही कहा जाता है। द लाइक्लीहुड दैट एक्सपोजर टू अ हैजर्ड विल रिजल्ट इन इंजरी, डिजीज और अदर लॉस अकरिंग। कोई भी ऐसी चीज जो कि खतरे की वजह बन जाए, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि इंसानी सेहत के लिए नुकसान का बायस बन जाए, जैसे कि चोट का लगना, बीमारी का हो जाना या फिर दीगर तरह से कोई भी नुकसान इंसानी सेहत को पहुंचना या उसका सबब बनना, ये सब रिस्क यानी कि खतरा ही कहलाता है। टाइप्स ऑफ हैजर्ड, खतरात की इकसाम। यहाँ पर हमारे पास हैजर्ड यानी कि खतरे की 6 इकसाम लिखी हुई हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है फिजिकल हैजर्ड, जिससे मुराद है कोई भी ऐसी चीज जो कि आपके सामने है या फिर आपको जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचाती है, इसको फिजिकल हैजर्ड कहा जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर स्लिप्स, फर्श पर से फिसल जाना या सीढ़ियों से फिसल जाना, फॉल्स, ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरना और गिरने से अपनी सेहत का नुकसान कर लेना, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की वजह से इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचना, नॉइज, शोर की वजह से, वाइब्रेशन की वजह से, रेडिएशन, सूरज की तापकारी से या फिर इसके अलावा एक्सरे रेडिएशन से, एमआरआई रेडिएशन से इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचना, हीट, हरारत की वजह से, कोल्ड, बहुत ज्यादा सर्दी और ठंडक की वजह से, एंड फायर और आग लग जाने से जो भी खतरा इंसानी सेहत को पहुंचता है, इसको हम फिजिकल हैजर्ड कहते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर है केमिकल। एनी टाइप ऑफ केमिकल, फॉर एग्जाम्पल HCl, H2SO4। कोई भी ऐसा केमिकल जो कि इंसानी सेहत को नुकसान पहुंचाए, इसको केमिकल हैजर्ड कहा जाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। नंबर 3, मैकेनिकल, रोटेटिंग मशीन पार्ट्स।
मैकेनिकल से मुराद होता है किसी भी जगह से दूसरी जगह तक चीजों को मुंतकिल करना, या फिर खुद से किसी भी गाड़ी पर सफर करना, या फिर मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को रोटेट करते हुए देखना, और इस तरह से इंसानी दिमाग को नुकसान पहुंचना, इंसानी सर में दर्द होना या आंखों में चक्कर आना, ये सब मैकेनिकल हैजर्ड कहलाता है। नंबर 4, बायोलॉजिकल हैजर्ड। ह्यूमन ब्लड। अगर आप किसी को खून देते हैं या फिर किसी दूसरे शख्स से खून लेते हैं, तो इस तरह से दो इंसानी लोगों ने आपस में चीजों को मुंतकिल किया और इससे एक के जरासीम दूसरे में मुंतकिल हो गए, इसको हम बायोलॉजिकल हैजर्ड कह सकते हैं। या फिर इसके अलावा अगर आप किसी हेल्थ प्रोफेशन से तल्लक रखते हैं और आप किसी दूसरे शख्स को ब्लड लगा रहे हैं और लगाते हुए सुई आपकी अपनी फिंगर में लग जाती है और आपकी फिंगर से भी ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, और इस तरह से वो ब्लड जो कि आप उस मरीज को लगा रहे हैं और आपकी उंगली से निकलने वाला ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, और इससे आपको कोई भी बीमारी जैसे कि हेपेटाइटिस हो सकती है, ये भी बायोलॉजिकल हैजर्ड की ही एक किस्म है। वेस्ट प्रोडक्ट्स। ऑपरेशन के अमल के दौरान ज़ाया शुदा इंसानी हिस्से जो कि दूसरे सेहतमंद इंसान को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये भी बायोलॉजिकल हैजर्ड का ही हिस्सा है। पैथोलॉजिकल वेस्ट। लेबॉरेटरी में तजर्बात करते हुए या फिर इंसानी जिस्म के किसी भी हिस्से का तजर्बा करते हुए कोई भी सेहतमंद इंसान को जब नुकसान पहुंचता है, और इसको भी हैजर्ड ही कहा जाता है। नंबर 5, रेडिएशन। तापकारी। स्किन बर्न्स ड्यू टू रेडिएशन। इंसानी जिल्द का या फिर किसी इंसानी इज़ा का रेडिएशन यानी कि तापकारी से नुकसान का होना, ये रेडिएशन हैजर्ड कहलाता है, जैसे कि सूरज की रोशनी से, एक्सरे से और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI से। नंबर 6, साइकोलॉजिकल, नफ्सियाती हैजर्ड। जैसा कि मिसाल के तौर पर फैमिली प्रॉब्लम्स, अगर आपके खानदान में कोई मसला चल रहा है और इस मसले की वजह से आप नफ्सियाती तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये एक साइकोलॉजिकल हैजर्ड है। डिप्रेशन, परेशानी से, एंजाइटी, थकावट से, ड्रग एब्यूज, और अगर आप अद्वियात के आदी हैं और अद्वियात का गलत इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड है। सेक्सुअल एब्यूज एंड वायलेंस, ये सब भी साइकोलॉजिकल हैजर्ड का ही हिस्सा है। यहाँ पर मेरा स्टूडेंट से ये सवाल है, क्या इन 6 टाइप में से कभी आपका सामना किसी हैजर्ड यानी कि खतरे से हुआ है? और अगर आपको किसी भी हैजर्ड की किस्म से कोई खतरा हुआ है, तो आपने उस खतरे को किस तरह से रिकवर किया है, कैसे खुद को इस तरह के खतरात से बचाया है और उसका इलाज कैसे किया है, ये सब आपने हमारे साथ लाजमी से कमेंट सेक्शन में शेयर करना है। रिस्क मैनेजमेंट प्लान, खतरात को कम करना या फिर खतरात पर काबू पाना या फिर खतरात को मैनेज करने के लिए मंसूबा बंदी करना, ये सब रिस्क मैनेजमेंट प्लान कहलाता है। हम इस टॉपिक को फार्मेसी प्रोफेशन में स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पर फार्मेसी से मुतल्लिका तमाम तर खतरात और उनको मैनेज करने के तरीक़ाकार को स्टडी करेंगे। तो मज़ीद इसके बारे में जानने के लिए पहले स्लाइड को रीड कर लेते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्लान्स involve an assessment of the risk a pharmacy faces, followed by the development of ways to eliminate or control those risks to prevent setbacks from happening. रिस्क मैनेजमेंट में फार्मेसी को दरपेश खतरात का जायजा लेना होता है, जिसके बाद इन खतरात को कम करने या फिर इन पर काबू पाने के तरीक़ाकार तैयार किए जाते हैं, ताकि इन तमाम चीज़ों से नाकाम होने से खुद को रोका जा सके। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द रिस्क मैनेजमेंट, तो लिहाजा यहाँ पर हम चंद एक मराहिल का जिक्र करेंगे जो कि खतरात को मैनेज करने और कम करने में ज़रूरी होते हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है
रिस्क एनालिसिस या फिर रिस्क असेसमेंट। दूसरे नंबर पर है रिस्क एवेल्युएशन, तीसरे नंबर पर है रिस्क एक्सेप्टेंस, चौथे नंबर पर है रिस्क कंट्रोल और पांचवें नंबर पर है ऑन गोइंग एवेल्युएशन। नंबर 6 रिस्क कम्युनिकेशन। आने वाली स्लाइड्स में इन तमाम स्टेप्स को डिटेल के साथ जानने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट प्लान में सबसे पहले नंबर पर है रिस्क एनालिसिस, रिस्क असेसमेंट। इन दिस स्टेप we identify the system, hazard and possible harm। सबसे पहले रिस्क एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर आपको ये बताया गया है कि आपने किस तरह से किसी भी खतरे का तज्जिया करना है, आपने किस तरह से उसकी असेसमेंट करनी है, आपने किस तरह से उसका तज्जिया करते हुए उसके बारे में जानना है। ये रिस्क एनालिसिस या फिर रिस्क असेसमेंट कहलाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर हम इस टॉपिक को फार्मेसी प्रोफेशन में स्टडी कर रहे हैं, लिहाजा हम यहाँ पर किसी भी रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी की बात करते हैं कि अगर किसी भी रिटेल या कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर पड़ी हुई जो शेल्फ होती हैं जहाँ पर अद्वियात को रखा जाता है, जहाँ पर अद्वियात को डिस्प्ले किया जाता है, अगर उन शेल्फ्स में किसी भी तरह की दीमक लग जाती है तो इस सूरत में आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने इस निज़ाम को समझना है, आपने इस खतरे को देखना है, आपने इस तमाम लगी हुई दीमक से होने वाले तमाम मुमकिन जो खतरात हैं उनके बारे में तज्जिया करना है, उनके बारे में असेसमेंट करने की कोशिश करनी है कि आया क्या ये फैल सकती है, क्या ये कोई मजीद नुकसान पहुंचा सकती है या फिर क्या ये अद्वियात के लिए भी नुकसान का बायस बन सकती है। ये सब रिस्क एनालिसिस या रिस्क असेसमेंट कहलाता है। दूसरे नंबर पर है रिस्क एवेल्युएशन, खतरात का तज्जिया करना, उनके बारे में सोच विचार करना, रिस्क क्वांटिफिकेशन और वो खतरा किस हद तक बढ़ चुका है, इन तमाम चीज़ों के बारे में स्टडी करना, ये रिस्क एवेल्युएशन या फिर क्वांटिफिकेशन कहलाता है। आफ्टर द रिस्क एनालिसिस वी एस्टिमेट, जस्टिफाई and document risk level, for example probability and severity। जब आपके सामने ये चीज आ चुकी है कि अब ये खतरा हो चुका है और फार्मेसी की काफी ज्यादा शेल्फ्स पर दीमक लग चुकी है, तो आपने सबसे पहले उसको एनालाइज किया, उसका तज्जिया किया। अब आप उसके बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि किस हद तक और कितनी शेल्फ्स जो हैं वो खराब हो चुकी हैं और उनके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट आएगी, यानी कि कितने पैसे लगकर ये चीज ठीक होगी, जस्टिफाई किस तरीक़ेकार से ये चीज ठीक होगी और इन तमाम खतरात को एक डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखना कि ये मसला बन चुका है, इस मसले को हल करने के लिए इतने लोगों की, इतने पैसों की और भी इसके अलावा इसमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती हैं, ये सब चीज़ें किसी भी डॉक्यूमेंट में लिखना, ये एवेल्युएशन और क्वांटिफिकेशन कहलाता है। नंबर 3 रिस्क एक्सेप्टेंस, खतरात को कबूल करना। इन दिस स्टेप वी कंपेयर रिस्क विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड फाइनलाइज द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन और द रिस्क। इस मरहले के अंदर जो भी हमें खतरा दरपेश होता है उस खतरे को कबूल करना और उसकी कबूलियत को फाइनल लेवल तक पहुंचाना या फिर इस खतरे को रिजेक्ट कर देना कि भाई ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं हो सकता, या फिर कोई भी ऐसा काम जो कि चल रहा है और हम ये कहें कि नहीं ऐसा है तो चलने देते हैं, कुछ और अरसे तक हम इसी तरह इसी खतरे के साथ रह लेते हैं, ये सब रिस्क एक्सेप्टेंस कहलाता है। यानी कि यहाँ पर असल में ये बताया गया है या तो आप उस खतरे को कबूल कर लें और उसको मैनेज करने की कोशिश करें या फिर आप उस खतरे के साथ ही जिंदा रहने की खुद को आदत बना लें। नंबर 4 रिस्क कंट्रोल। इन द स्टेप ऑफ रिस्क कंट्रोल वी एस्टिमेट द कॉस्ट टू कंट्रोल द रिस्क डिफाइन एंड टेक सूटेबल एक्शन। अब नंबर 4 पर उस खतरे को सही तरह से कंट्रोल करने का मरहला आ गया है। आपने कीमत का तयन करना है
कि इस खतरे के लिए कितने पैसे लगेंगे और इस खतरे को कम करने के लिए इसका क्या तरीकाकार है और कैसे इस खतरात को सही और कम किया जा सकता है, ये सब नंबर 4 रिस्क कंट्रोल में आएगा। नंबर 5 ऑन गोइंग एवेल्युएशन, हर वक्त चीजों का जायजा लेना। रिस्क के अमल के दौरान पूरे मरहले में यानी कि मैनेजमेंट के पूरे मरहले में तज्जिया करते रहना, ये ऑन गोइंग एवेल्युएशन कहलाता है। This is important step to control upcoming risk. We continuously monitor new harms, risk levels, and update plans and actions accordingly. Ongoing evaluation ये सबसे अहम तरीन स्टेप है जिसके अंदर आप आने वाले खतरात के बारे में जानते हैं। आप आने वाले खतरात के बारे में जानने के बाद उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या फिर मुसलसल उन चीज़ों को या नए आने वाले खतरात को सही तरीक़ाकार से मैनेज करना, उनको मॉनिटर करना और होने वाले खतरात के तमाम लेवल्स के बारे में स्टडी करना और अपनी मनसूबा बंदी के बारे में प्लान बनाना और इन मनसूबा बंदी के अंदर आने वाले तमाम स्टेप्स को अपडेट करना और उसके ऊपर अमल करना, ये सब ऑन गोइंग एवेल्युएशन कहलाता है। नंबर 6 रिस्क कम्युनिकेशन, खतरात के बारे में बातचीत करना। इट इज़ नॉट इनफ टू लर्न अबाउट रिस्क एंड कंट्रोल देम, ज़रूरी नहीं है कि आप खतरे के बारे में जाने, उनसे सबक सीखें या फिर आप उनको कंट्रोल करें, क्योंकि रिस्क जो है वो काफ़ी तरह के हो सकते हैं। ये आपकी सेहत से मुतल्लिका भी हो सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर से बात करना, फैमिली से बात करना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है। One must communicate that information to healthcare professionals and patients. सबसे अहम रिस्क कम्युनिकेशन के अंदर जो चीज़ आती है वो है बातचीत। अपनी सेहत से मुतल्लिका अपने किसी भी सेहत से जुड़े हुए शख्स से बात करना, अपने प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर से बात करना, उसको अपनी सेहत के बारे में बताना या फिर किसी भी डॉक्टर का मरीज के साथ बात करना और मरीज को तमाम तर खतरात से आगाह करना, ये सब रिस्क कम्युनिकेशन का हिस्सा है। इफ द कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल, पीपल विल बिकम अवेयर ऑफ द रिस्क एंड मॉडिफाई देयर बिहेवियर टू अवॉइड सेफ्टी हैजर्ड्स। अगर आपकी अपने मरीज के साथ या फिर किसी भी शख्स के साथ आपकी बातचीत कामयाब हो जाती है, तो इस सूरत में आप बहुत ज़्यादा सारे खतरात से बच सकते हैं। आप अपने रवैयों को बेहतर कर सकते हैं और आप अपने इन रवैयों के अंदर आने वाले तमाम तर खतरात से खुद को बचा सकते हैं। विदाउट सच कम्युनिकेशन देयर इज नो होप दैट पेशेंट्स विल चेंज देयर बिहेवियर। अगर आप कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, दूसरों के साथ बातचीत नहीं करेंगे, दूसरों को अपने बारे में आगाह नहीं करेंगे, तो इस सूरत में आप खुद को किस तरह से खतरात से बचा सकते हैं। या फिर अगर कोई भी डॉक्टर अपने मरीज के साथ कोई बातचीत नहीं करेगा, तो वो किस तरह से अपने मरीज को कोई उम्मीद दे सकता है, वो कैसे अपने मरीज का रवैया तब्दील कर सकता है। तो लिहाजा सेहत के मामले में किसी भी डॉक्टर का अपने मरीज के साथ बात करना या मरीज का अपने डॉक्टर या अपनी फैमिली के साथ अपने मसाइल को शेयर करना और उसके बाद उनको डिस्कस करना, ये सब इंतहाई ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमारा रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की भी अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।